नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में, और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम तमाम बीमारियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं और तमाम बीमारियां जो हैं उनके होने के कारण और उनके निदान पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो है, आप सभी जानते हैं, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में Q&A सेशन होता है, जहां डॉक्टर साहब आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं वो हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, MBBS डॉक्टर और एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर S रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी चैनल पर। थैंक यू। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं सर आज का कार्यक्रम। तो आज का जो पहला सवाल है वो हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। उनका कहना ये है कि उनका जो बच्चा है वो हाइपर एक्टिव है, इसके साथ ही उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ विद साइको न्यूरो बिहेवियर की प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले तो ये समझना होगा कि ये ऐसा है भी या उनको ये अजम्पशन है उनके, तो इस पर आपसे जानना चाहूँगी आपके राय। राइट। ज़्यादातर बच्चे जीवन ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जी तो वो एक्टिव होते हैं, धमा चौकड़ी में जाने वाले होते हैं, खेलना कूदना पसंद करते हैं। अब ये हाइपर एक्टिव जब हम टर्म बोलते हैं, जो से ज़्यादा एक्टिव बच्चों की एनर्जी को हमें चैनलाइज करना चाहिए। स्पोर्ट्स में, क्रिएटिव वर्क में वो उनको कोई किन्हीं गेम खेलने में लगाना चाहिए, जी या कोई क्रिएटिव चीज़ें, कोई आर्टिस्टिक चीज़ें, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, डांस है, ऐसी किसी चीज़ों में जब लगाएंगे तो उनकी एनर्जी का पॉजिटिव यूज होता है। हाइपर एक्टिव वर्ड हम ना यूज करते हुए हम इस तरह से देखें कि बच्चे की एनर्जी का हम प्रॉपर यूज कैसे करें। तो स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ये मेन तरीका है, और बाकी हमें पेरेंट्स को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है। जब बच्चों के साथ आप कर रहे हैं, बच्चों को डील करते हैं, पेरेंट्स को भी थोड़ा एक्टिव होना ही पड़ेगा, थोड़ा प्लेफुल होना पड़ेगा, थोड़ा उनके लर्निंग टेम्परामेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। चाइल्ड पेडागॉगी सीखिए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो हो सकता है हाइपर एक्टिव वो ना भी हो। तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, वहाँ पर डिसलेक्सिया डायग्नोसिस करके हमने बच्चे को बस गलत कर दिया। लेकिन अगर एक क्रिएटिव टीचर आता है तो वो उसी को, उसके टैलेंट को निखार देता है। तो क्या हम वैसा पेरेंट खुद बन सकते हैं? क्या हम वैसे टीचर खुद बन सकते हैं? इस पर चिंतन करना चाहिए। टीचिंग का, एजुकेशन का, चाइल्ड एजुकेशन का बेहतर ढंग हमें सीखना चाहिए, वो एक बात है। अगर हम ऊर्जा पॉइंट्स की एनर्जी की बात करें, तो अगर बच्चा अगर तोड़फोड़ करने वाला है, अगर वो ज़्यादा शैतानी करता है, झगड़ा करता है, तोड़फोड़ करता है, तो फिर हम उसकी यांग एनर्जी को, जो कि हमारे शरीर में एक्टिव एनर्जी के लिए होता है, उसको हम सिडेट करते हैं ब्लैक कलर से। काला रंग जो होता है वो यांग ची को कम करता है। तो पैर में GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर की छोटी उंगली और उसके बगल की उंगली के बीच के स्पेस में होता है। इस GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करेंगे काले रंग लगाकर। अगर बहुत ज़्यादा ही, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, तोड़फोड़ करता है या झगड़ा करता है या चिल्लाता है, चीखता चिल्लाता है, तो हम GB41 के साथ LV1 पैर के अंगूठे के पास ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उस पर काले रंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन LV1 पे ब्लैक कलर लगाते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें इसे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ दिनों के बाद इसे बंद कर देना है, क्योंकि लीवर की एनर्जी जो है वो ग्रोथ करवाती है। तो बच्चे तो एक्टिव होने ही चाहिए, बच्चे एक्टिव रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं। जो बड़े होते हैं वो तो गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, और बहुत बार सीरियसनेस जो है तनाव बन जाती है। आप अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलें, चाइल्ड पेडागॉगी सीखें। थोड़ा हमें अपने बच्चों के ढंग को समझना होगा।
GV41 लीवर 1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इस पर ब्लैक कलर लगाते हुए अगर वास्तव में ज़्यादा एक्टिव है तो फिर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बच्चे को थोड़ा ध्यान सिखाएं, थोड़ा रिलैक्सेशन बताएं। शवासन, योगा में शवासन होता है, शवासन का अभ्यास हो, योग निद्रा का अभ्यास हो, सोने से पहले या पढ़ने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन। छोटे बच्चे हैं तो 5 मिनट का मेडिटेशन भी अगर करते हैं तो ये हेल्प करता है। 5 मिनट का मेडिटेशन कराएं तो हाइपर एक्टिविटी को मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो टर्म है हाइपर एक्टिव, तो ये एक्चुअल में क्या है? जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको ही हाइपर एक्टिव बोला जाता है, या फिर हम किसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं उन बच्चों में भी? ये टर्म को थोड़ा सा समझना चाहूँगी आपसे। ये हाइपर एक्टिविटी को यहाँ पर हम मिलते जुलते दूसरे क्लिनिकल कंडीशन को हम समझते हैं। एक होता है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा जो है वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है, और चूंकि वो फोकस नहीं कर पाता है इसलिए वो कोई दूसरी चीज़ों में इंगेज रहता है। बट अगर कहीं भी फोकस नहीं करे, डम करे, डिप्रेशन रहे, तब तो हम इसमें मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो वो मेंटल रिटार्डेशन का एक केस हो जाता है। ऑटिज्म, कुछ ज़्यादा ही मेंटल रिटार्डेशन है, समझने की क्षमता नहीं है। कभी कभी ऑटिज्म में बच्चा अपना बेसिक सेल्फ केयर भी नहीं कर पाता, तो वो मेंटल डिसऑर्डर है। ADHD बोल देते हैं कि बच्चा अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो अब छोटा बच्चा है तो वो तो थोड़ा चंचल तो होगा ही। ADHD और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये दोनों ही ना ओवर डायग्नोसिस भी होते हैं। बच्चे को है नहीं, टीचर या पेरेंट नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, थोड़ा सा वो अपने को, बच्चे को प्रॉपर केयर करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं हो, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो, नहीं समय दे पा रहे हैं, टीचर भी उतने अच्छे नहीं मिली, तो बहुत बार ये ओवर डायग्नोसिस हो जाती है। धैर्य रखना चाहिए, बच्चे के साथ समय देना चाहिए, क्लिनिकल टर्म में हमें नहीं फंसना चाहिए। प्रॉपर केयर मिले तो कोई भी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था और उनकी टीचर ने जो चिट्ठी लिखा कि जाके अपनी मम्मी को देना, जब उसने चिट्ठी दिया उसने जानना चाहे कि क्या लिखा गया है, तो उसकी मम्मी ने बहुत उसको नाइसली उसको हैंडल किया कि तुम्हें विशेष शिक्षा की जरूरत है, और जो कि तुम्हें घर पे मैं दे सकती हूँ। उसको जो भी उसके कंप्लेन की बातें थे, यह स्कूल में नहीं पढ़ सकता, वो बात नहीं बताई गई। और जब अच्छे से केयर किया तो वो एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में डेवलप हुए। हर चाइल्ड में पोटेंशियल होती है, बस कुछ बच्चों को थोड़ा विशेष केयर करने की ज़रूरत है। उनके रंग में रंगते हुए, धैर्य रखते हुए, क्रिएटिव वे में, आर्टिस्टिक वे में थोड़ा हमें करना चाहिए। उन्हें समझने की ज़रूरत है और उनका साथ देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोगी, ये समझने की ज़रूरत है। बच्चों को केयर कैसे, बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बच्चों में बहुत विविधताएं होती हैं। हाइपर एक्टिव और ADHD ओवर डायग्नोसिस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर पेरेंट्स को एजुकेशन करने की ज़रूरत हो सकती है। अगर वास्तव में हाइपर एक्टिव है, अगर 2 साइकोलॉजिस्ट 3 साइकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद भी अगर ये डायग्नोसिस है, तो ये LV1 GV41 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो ब्लैक करने के लिए बताया गया, उससे हेल्प होगा। और थोड़ा 5 मिनट का योग निद्रा, 5 मिनट का मेडिटेशन, सोने से पहले या पढ़ने से पहले अगर रेगुलर रूप से रूटीन में शामिल कर लिया जाए तो इससे काफ़ी मदद होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस सवाल का जवाब दिया, जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हर किसी में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है। नए पेरेंट्स जो होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल जो भेजा है संतोष अरोरा जी ने भेजा है। इनको सोने के बाद जब नींद आती है
तब इनको जब नींद में होते हैं तब इनकी पिंडलियों में दर्द शुरू होता है और उसके बाद फिर इनको नींद नहीं आती। इनकी उम्र 70 वर्ष है, तो इस पर प्लीज़ थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये हमारे पैर की पिंडलियों में यूबी मेरिडियन जाती है जी यूबी मेरिडियन को अगर हम उसको मसाज करते हैं, जी यूबी 57 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है काफ मसल्स के सेंटर में। तो सोने से पहले अपने दोनों तलवों का खुद से मसाज करना चाहिए। पैर में यूबी 57 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना चाहिए। जी केवन हमारे पैर के तलवे के हार्ट सेंटर ऑफ द हार्ट में केवन एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसका मसाज करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मसाज अपना केयर करें जी तो ये पिंडलियों का दर्द बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का, पैर के मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, जी तो फिर ऐसी तकलीफ होती है। सोने से पहले अपना केयर करना है, ध्यान में बैठना है, 2 बार ध्यान में बैठना है, तो बहुत आसानी से ये ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कोई एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं इसके लिए, जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज, क्योंकि उनकी उम्र जो है 70 वर्ष है, तो हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज? जो हाथों और पैरों की उंगलियों के जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जी वो हमारे पंजों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। योगासन में बटरफ्लाई एक बहुत अच्छा आसन होता है जिसमें हम दोनों पैरों का मूवमेंट करते हैं, जी वो बटरफ्लाई अच्छा है। और अगर वज्रासन में बैठ सके, उम्र को देखते हुए पता नहीं बैठ पाएंगे कि नहीं, अगर वज्रासन में बैठ सके तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। वज्रासन हमारे लोअर पोर्शन में को बहुत मजबूत बना देता है, बहुत हेल्दी बना देता है, तो बटरफ्लाई वज्रासन यह हेल्प कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करती हूँ संतोष जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है किरण जी का, 50 साल इनकी उम्र है। इनको थायराइड की प्रॉब्लम है और इनको पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, और इसके साथ ही साथ इनकी जो आईसाइट है वो वीक होती चली जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये जो बीमारियां हैं आपस में कोरिलेट कर रही हैं या किस तरह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? ये आपस में जुड़ी हुई बीमारियां ही हैं। जी जब एक से अधिक समस्याएं होती हैं तो आप उनको यह भी बताया करें हमें कि वो कितने समय से है। जो समस्या सबसे पुरानी है हमें उस पर सबसे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वही समस्या एक अलग ढंग से हमारे शरीर में प्रकट होती है। तो यहाँ पे थायराइड है और पाइल्स है। मैं थायराइड के हिसाब से आपको पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। हमारे थायराइड को हम डायरेक्ट मसाज करके एक्टिव कर सकते हैं, और हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है K7 जो SP6 से पीछे और नीचे होता है, उसको मसाज करके हम थायराइड को एक्टिव करते हैं। थायराइड को पर एनर्जी वर्क एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के अलावा हमें अपने माइंड पर भी काम करना है। थायराइड जो है हमारे विशुद्धि चक्र के पास होता है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्र होते हैं और नीचे से विशुद्धि चक्र जो है 5वां चक्र है। तो विशुद्धि चक्र जो थायराइड से जुड़ा हुआ है उसका काम हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो जब हम अपने दिल की बातों को प्रॉपर ढंग से एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो आपको सीखना है कि अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को दबाना नहीं है। जब भी कभी आपको ऐसा भाव आता है कि मुझे बोलना चाहिए तो आप ज़रूर बोलें, यह सोचते हुए कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाला कैसा लेगा। हम बात को बहुत बार दबा जाते हैं और वो घुटन, वो तकलीफ थायराइड के रूप में प्रकट होती है। साइकोसोमेटिसिटी माइंड बॉडी मेडिसिन में ऐसा देखा जाता है कि हमारे शरीर की हर एक बीमारियां का कनेक्शन हमारे माइंड से है। अगर हम माइंड पर काम करना सीख लेते हैं, माइंड पर काम करते हैं, तो निदान जरूर संभव है। तो अपने थायराइड को मसाज करते हुए हम अपने थायराइड को डायरेक्ट मसाज कर सकते हैं। आंखें बंद रखते हुए अपने एक हाथ को अपने फोरहेड पर, थर्ड आई पर रखें और अपने थायराइड को मसाज करें। थायराइड को मसाज करते हुए मन में सोचते रहें कि मैं अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को बोलती हूँ, व्यक्त करती हूँ। हाँ, हमें थोड़ा शब्दों का चयन पर ध्यान रखना चाहिए। हम अच्छे वर्ड बोले, मीठे वर्ड हो, सकारात्मक वर्ड हो। हमारे वर्ड्स के द्वारा हम दूसरों को हर्ट ना करें। अगर आराम से हम बात करेंगे, 1 मिनट का भी अगर पॉज लेंगे, अगर कभी आपको गुस्सा आ रहा हो तो 1 मिनट का भी अगर पॉज लेते हैं तो आप गुस्से को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं।
और अगर हम बातों को ठीक से कहते हैं तो गुस्सा नहीं आता है, ये बात समझनी है। हम तेज आवाज में या जल्दीबाजी में या दूसरों को महत्व कम देते हुए जब हम बोलते हैं तभी गुस्सा आता है। अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आ जाए, गुस्सा आकर परिवार में माहौल खराब ना हो, यह सोच के हम बातों को दबा देते हैं, तो सिर्फ दबाना सॉल्यूशन नहीं है, एक्सप्रेशन सॉल्यूशन है, राइट एक्सप्रेशन। तो थायराइड के केस में यह सीखना है। थायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में K7 है, डायरेक्ट मसाज है। हम अपने रिफ्लेक्सोलॉजी में अंगूठे के नीचे के एरिया को भी हम थायराइड में मसाज कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट है। रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट में नाम और नंबर नहीं होते, बस एरिया कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। थायराइड और पाइल्स जो है वो हमारे स्प्लीन और मणिपुर चक्र का वीकनेस से होता है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करने से पाइल्स में भी फायदा होता है। तो यहाँ पर पॉइंट कॉमन ही है, पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो करेंगे तो थायराइड में भी फायदा होगा और पाइल्स में भी फायदा होगा। और ब्लडी पाइल्स है, ब्लड डाल रहा है, तो यह भी स्प्लीन के वीकनेस को बताता है। तो मेडिटेशन में हम बैठे और मेडिटेशन से जब हम बाहर आने वाले होते हैं तो अपने स्प्लीन को हम थोड़ा चार्ज करें। चार्ज कैसे कर सकते हैं? जब आप ध्यान से बाहर आने के बाद अपने हाथों को आंखों पर रखकर आंख खोलने वाले होते हैं, तो अपने एक हाथ को आप अपने स्प्लीन पर रखें और भाव करें कि मेरे स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ रही है, मेरा स्प्लीन संतुलित हो रहा है। अपने स्प्लीन को लव भेजें। अगर हम किसी भी ऑर्गन को लव भेजते हैं तो वो ऑर्गन अच्छा काम करने लगता है। जहाँ भी हमारा अटेंशन जाता है वहाँ पे एनर्जी बढ़ती है। तो अगर स्प्लीन ऑर्गन में एनर्जी बढ़ेगी तो वो अच्छा काम करेगा। और पाइल्स या ब्लड, अननेसेसरी ब्लड कहीं से भी निकलना, वो स्प्लीन का वीकनेस है, तो उस पर आपको मदद मिलेगी। और जो आईसाइट की प्रॉब्लम है वो लीवर की प्रॉब्लम होती है। अपने आइज़ का एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह के सूरज में जाकर, या ऐसे ही आँखों को लेफ़्ट और राइट देखने का हम एक्सरसाइज जब करते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो समय के साथ हर ऑर्गन ढीला पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। एक्सरसाइज करते हैं तो मजबूती रहती है, स्ट्रेंथ रहता है। आँखों के साथ भी वैसा है, आँखों का एक्सरसाइज करेंगे, आँखों का आईसाइट अच्छी रहेगी। लेफ़्ट राइट देखने का, ऊपर नीचे देखने का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हम आई का एक्सरसाइज किया करते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पैर के अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच में। लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे, यहाँ पर दर्द आपको मिलता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए अपने जीवन में स्वीकार भाव को बढ़ाना है। आई साइट का जो साइकोसोमेटिक कारण है वो अपने जीवन में जजमेंटल ज़्यादा होना, परिस्थितियों को या लोगों को स्वीकार नहीं करना है। तो आप अफर्मेशन करें, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति को और हर एक परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। तो जब हम स्वीकार भावना को बढ़ाएंगे तो इसका प्रभाव हमारी आंखों में पड़ेगा और आंखों की आईसाइट अच्छी होगी। लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारे घुटने के पास बाहर की तरफ। इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जब मसाज करेंगे तो इससे भी हमारी आंखों पे अच्छा प्रभाव जाता है। इन सभी पर केयर करें और सबसे मुख्य जो है वो ध्यान में बैठा करें। ध्यान में हम बैठते हैं तो हमारी 72,000 सभी नाड़ियों में ऊर्जा बढ़ती है, तो सभी बीमारियां ठीक होती है। इन सभी का प्रयोग करेंगे, लाभ जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इनके सवाल का जवाब दिया। आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। इसी से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारे चैनल को और हमारे कार्यक्रम को सभी व्यूअर्स का, सभी मास्टर्स का कितना प्यार मिल रहा है। बढ़ती हूँ सवाल की ओर। सतनाम कौर जी का सवाल है, इनको फिर से अटक गई, इनको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। इसके साथ ही साथ इनको बैक पेन की प्रॉब्लम है, लिम्पिंग की प्रॉब्लम है लास्ट 5 ईयर से, और इसके साथ ही साथ इनको काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे साइटिका, पेल्विस पेन, लिवर प्रॉब्लम। तो कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि इतनी सारी समस्याएं एक साथ कैसे उभर रही हैं। समस्या तो एक ही है,
हमारे शरीर में ऊर्जा का इम्बैलेंस होना, जी। हमारे भीतर जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो गया है और वही अलग अलग ढंग से प्रकट हो रहा है। मेडिकल में ये इसको अलग अलग प्रॉब्लम में गिनता जाता है कि हड्डियों का प्रॉब्लम है जी। तो ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास जाओ, अगर इससे पेट की प्रॉब्लम हो जाता है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ। जी। एनर्जी मेडिसिन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो हम होलिस्टिक देखते हैं कि अगर ऑटो इम्यून के द्वारा एंकोलॉजिंग स्पोंडिलाइटिस को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली तब होता है जब हमारे भीतर खुद का खुद से जुड़ाव नहीं है। हमारे अपने सेल्स हमारे नॉर्मल सेल्स को ऊपर अटैक करते हैं। जो इम्यून सेल्स हैं उनका काम होता है कि बाहर से अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है तो उस पर अटैक करते हैं और उसको फैलने नहीं देते, इन्फेक्शन को होने नहीं देते। ऑटो इम्यून में हमारे अपने सेल्स पर अटैक करते हैं और उससे प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये ऑटो इम्यून का दो कारण है, एक तो फिजिकल लेवल पे है टॉक्सिन का जमा होना, और साइकोसोमेटिक लेवल पे कारण है कि हमारे भीतर दिल और दिमाग में समन्वय नहीं होना। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है और हम फंस जाते हैं कि क्या करें। हमारे दिल की सुननी चाहिए और दिल और दिमाग में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब कभी डिसीजन कोई लेने में दिक्कत होती है तो उस समय हम मेडिटेशन में बैठें और अपनी अंतरात्मा की, अपने दिल की सुने और जो आता है अंदर से आवाज़ उसे करें। हम हमेशा सही होते हैं। जब हमारे भीतर कन्फ्लिक्ट रहते हैं और वो कन्फ्लिक्ट बॉडी लेवल में प्रकट होता है तो उसको ऑटो इम्यून कहते हैं। तो यहाँ पर तो चूँकि इसमें दर्द काफ़ी होता है, एंकोलॉजिंग स्पोंडिलाइटिस में बैक पेन होता है, बॉडी पेन होता है, कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो यहाँ पे तो जब दर्द है तो पहले हम ऊर्जा पर काम करते हैं। दर्द को कम करने के लिए हमारे हाथ पर Li10 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। Li10 एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे की बगल वाली उंगली के सीध में एल्बो पे है। इसे हम सिडेट करते हैं Li10 को। जब Li10 को सिडेट करेंगे तो ये इन्फ्लामेशन को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। Li10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करने के लिए हम लगातार अंगूठे को दबाते हैं और 1 मिनट तक दबाए रखते हैं। जब Li10 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर काफ़ी दर्द मिलता है। धैर्य रखिए, दबाए रखिए, ये आपको हेल्प करेगा। दोनों हाथों में बारी बारी से Li10 को सिलेक्ट करना है। Li10 के ऊपर Li11 पॉइंट होता है, उससे भी साथ साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट पे भी काम करेंगे तो ये बहुत हेल्प करता है। Li10 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर सिलेक्ट करने के अलावा Li10 एक यांग पॉइंट है, सूर्य ऊर्जा का पॉइंट है। तो हमें पृथ्वी ऊर्जा को बढ़ाना है। दाहिने पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसका मसाज करें। चूँकि ये महिला का सवाल है इसलिए दाहिने पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट तलवे में है, किडनी का। तो इसको मसाज करने से पृथ्वी प्राण शरीर में बढ़ेगा और उससे थोड़ी स्थिरता आएगी, थोड़ा ठहराव आएगा। पृथ्वी प्राण हमें मजबूती देता है, इंटरनल मजबूती देता है। तो एंकोलॉजिंग स्पोंडिलाइटिस में हम इसे हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान इसमें ज़रूरी है और अपने जीवन में तनाव मत लें, थोड़ा अपने ज़्यादा को बिजी मत रखें। हम एक भागम भाग की ज़िंदगी में जीते हैं कि ये करना है, वो करना है। ज़िंदगी में ज़्यादा काम करना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ज़िंदगी में हम जो कर रहे हैं उसे ठीक से करना महत्वपूर्ण होता है। आराम करते हुए काम करना चाहिए। थोड़ा अपने आप को थोड़ा व्यस्त कम रखें, थोड़ा ध्यान में समय दें, योग निद्रा गाइडेड रिलैक्सेशन के लिए समय दें, अपने पसंद की म्यूजिक सुना करें, प्रकृति में टाइम स्पेंड किया करें, नेचर के साथ रहा करें। जब थोड़ा हम अपना ध्यान रखेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो जो ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है उसको हैंडल करने में आसानी होगी। नॉर्मन कजिन्स एक फेमस पर्सन हुए जिनको एंकोलॉजिंग स्पोंडिलाइटिस इतने सीवियर लेवल का था कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आपका ट्रीट नहीं हो सकता। उन्होंने हार नहीं मानी और अल्टरनेटिव थेरेपी को ढूंढते ढूंढते वो लाफ्टर थेरेपी तक पहुँचे। उनको सही में बहुत दर्द होता था, लेकिन वो कॉमेडी मूवीज़ देखते थे और कॉमेडी मूवीज़ देख के जब वो हंसते थे तो वो पाते थे कि उनके शरीर का दर्द कम हो जाता है। उन्होंने पाया कि जब वो एक बार खुलकर हंस लेते हैं तो अगले 2 घंटे तक उनको शरीर में दर्द नहीं होता है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक किया। जिस पर्सन को डॉक्टर ने कह चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये तो धीरे धीरे तुम्हें क्रिपल करता जाएगा, कमज़ोर करता जाएगा,
जिंदगी भी समाप्त हो सकती है। चूंकि नॉर्मन कजिन में हार नहीं मानी, ढूंढा किया, अपने आप को पूरी तरह हील कर गए और फिर बाद में उन्होंने किताब भी लिखी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मन कजिन्स के इस बुक को पढ़ें, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक किया जा सकता है। मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव में जब हम जाएं, एनर्जी पर जाएं, अपने माइंड पे काम करें, तो हीलिंग पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करती हूँ सतनाम कौर जी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से अपना सवाल पूछा है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारे पहले सवाल से थोड़ा कोरिलेट कर रहा है। आपको बता दूं कि जसपाल कौर का ये सवाल है। इनकी उम्र 52 वर्ष है और इनको काल्फ मसल में पेन होता है। 1 साल से प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, वैसे तो जो पेन है वो रेगुलर रहता है, लेकिन रात के टाइम पे पेन बढ़ जाता है और मेडिटेशन भी कर रहे हैं डेली। 1 साल से डेली मेडिटेशन कर रही हैं, 2 से 3 घंटे मेडिटेट करती हैं। तो कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। 2 घंटे मेडिटेशन में बैठती हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनके भीतर एक बहुत अच्छी ऊर्जा आती होगी। बिल्कुल। अब जो ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा का उपयोग करना सीखना है। बहुत बार ध्यान करते करते हीलिंग हो जाती है, लेकिन अगर ध्यान करते करते हीलिंग नहीं होती है तो दोस्तों आपको समझना है कि कैसे आप ऊर्जा को डायरेक्ट कर सकें। जहाँ पे आपको तकलीफ है वहाँ पर कौन सी नाड़ी है और उस नाड़ी में ऊर्जा कैसे बढ़ाई जाए। तो यहाँ जो पिंडलियाँ हैं, पिंडलियों के बीच में से हम यूबी मेरिडियन, ब्लैडर मेरिडियन की नाड़ी गुजरती है। और आपने बताया कि रात में तकलीफ बढ़ती है, तो रात में हम सोते हैं, रात में सूरज नहीं होता है, तो रात में पृथ्वी प्राण हमारे शरीर में इन जनरल बढ़ता है। तो पृथ्वी प्राण के बढ़ने से आपकी तकलीफ बढ़ रही है। अगर जब हमें यह बात पता चल गई तो इसका मतलब है कि यांग हमें बढ़ाना है, सूर्य प्राण बढ़ाना है। और यूबी 57 जो है, यूबी मेरिडियन जो है, वो सूर्य प्राण की ही नाड़ी है। तो उसमें हम यूबी 57 एक अच्छा पॉइंट है, पिंडलियों के सेंटर में होता है। यूबी 57 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। आप इसे नॉर्मल भी करते रहें, 24 घंटे में 5 बार करें। जब आप बार बार इसका यूबी 57 एनर्जी पॉइंट का मसाज करेंगे तो आपके पिंडलियों में, यूबी मेरिडियन में और पूरे शरीर में सूर्य प्राण बढ़ेगा, तो वो दर्द की संभावना समाप्त हो जाएगी। ध्यान से जब आप बाहर आ पाते हैं उस समय तो जरूर आप मसाज करें, क्योंकि ध्यान में हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब बढ़ी ऊर्जा के साथ अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा इन जनरल आप पैर के तलवों का मसाज भी कर सकते हैं या दूसरों से करवा सकते हैं, तेल के साथ या डायरेक्ट भी, तो वो भी हेल्प करेगा। वज्रासन में बैठना भी आपके लिए मददगार है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद भी किया जा सकता है। कभी भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अभ्यास नहीं है तो शुरुआत में आप सिर्फ 2 मिनट बैठिए, धीरे धीरे उस आधे मिनट रोज बढ़ाते जाइए और 5 मिनट से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठेंगे तो इससे हमारी पिंडलियां जो हैं उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर होता है। और जब आप भोजन करते हैं, आप अगर आप ज़मीन पर बैठ कर भोजन कर सकें तो यह भी आपके पिंडलियों में ब्लड सप्लाई प्रॉपर रखने में बहुत हेल्प करेगा। हमें कभी कभी नीचे भी बैठना चाहिए। आजकल क्या हुआ है कि जब हम खासकर शहरों में हम कुर्सी और सोफे पर अधिक बैठते हैं, आलती पालती कभी नहीं बैठते, तो यह भी हमारे पैर की पिंडलियों में और पैर के में ब्लड सप्लाई के फ्लो को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ट्रेडिशनली जो बैठने का सिस्टम है वो ज़्यादा हेल्दी है, तो आप एक्टिवली कॉन्शियसली आलती पालती थोड़ा बैठा करें, तो इससे भी आपको हेल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस सवाल जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पर ये कॉमन सवाल है, मोस्टली सभी को ये प्रॉब्लम होती है। जो काल्फ में जो पेन है उसकी समस्या मोस्टली सभी को होती है और आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपके साथ ही तमाम जो लोग हैं जिनके यही सवाल थे, यही दर्द की समस्या जिनको सामने आ रही है, उनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल जो है भेजा है दृष्टि जी ने। इनकी उम्र 25 वर्ष है।
अब इनका जो समस्या है वो ये है कि इनका हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, पीसीओडी की समस्या इसके साथ इनको बनी हुई है, और इसके साथ ही साथ अनवांटेड हेयर इनके पूरी बॉडी पर इसकी समस्या बनी हुई है। कृपया इस पर थोड़ा डिटेल में बताएं। ये अनवांटेड हेयर्स जो हैं, इसका कारण जो है हार्मोन का ही इम्बैलेंस होना है। जी। जो हार्मोन जितने रेशियो में होने हो चाहिए उतने रेशियो में नहीं है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इन सभी का अपना नॉर्मल क्वांटिटी में रहते हैं तो ठीक जी। रहता है। अगर ये कम ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर तकलीफ होती है। तो यहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होते हैं, यह बात हमें समझनी है। हमारे सभी हार्मोनल ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे चक्रों के पास होते हैं, तो ये चक्रा इम्बैलेंस भी बताता है। और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि हम जब हमारे लाइफस्टाइल को अब्यूज़ करते हैं, जब समय पर सोना है हम सोएंगे नहीं, जब हमें भूख लगती है तो हम खाएंगे नहीं, जब हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, प्रकृति के साथ हार्मनी में नहीं रखते हैं, तब यह ज़्यादातर प्रॉब्लम ही आती है। तकलीफ जब आती है तो हम जागते हैं, चलिए अब जाग रहे हैं, अब भी सही है। अपने जीवन को प्रकृति के साथ अलाइन करें। प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग बिना अलार्म के साथ जगे। रात में जब नींद आती है 10 बजे 11 बजे तब सो जाएं। 9 बजे सोना चाहते हैं वो भी ठीक है। सोने से पहले जीवन में आप थोड़ा सा 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए, अपने मन को शांति कर रखते हुए सोएं। रात में मोबाइल का प्रयोग ना करें, नींद को पूरी तरह से पूरा होने दें। सुबह जब जगते हैं तो आप फ्रेश जगेंगे। अगर आप आधी मोबाइल यूज करते करते सोते हैं तो आपकी नींद ठीक से नहीं पूरी होती, तो सुबह जगने के बाद भी नींद आती रहती है, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए, असली प्रॉब्लम तब नहीं आती जब आपको पीरियड की प्रॉब्लम होती है या शरीर में तकलीफ शुरू होती है। प्रॉब्लम शुरू तब से हो जाती है जिस दिन से आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप अपनी भूख को दबाते हैं और काम करते रहते हैं या अनहेल्दी फूड लेते हैं। समझदारी इसमें है कि जो प्रकृति के साथ जीने में है, हम अपने बॉडी को, अपने लाइफ को अब्यूज़ ना करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में हमारे हाथ में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए होता है। दोनों हाथों में हम HT7 को मसाज कर सकते हैं। HT7 के अलावा LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है अंगूठे की लाइन में, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट राइट हैंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LU7 लंग 7 हमारी कलाई पर थोड़ा सा नीचे होता है, 2 अंगुल नीचे, एक यहाँ पे एक बोन जैसा फील होता है उसके जस्ट नीचे। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। हमारे पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए मसाज करना है, और मसाज करते हुए हमें सेल्फ लव का अफर्मेशन करना है। लुई हे की पुस्तक को पढ़ें, खुद से प्यार करना सीखें, सकारात्मक सोच अपने भीतर विकसित करना सीखें। जब हम खुद से प्यार करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पे जाता है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, ये अफर्मेशन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप मैं खुद से प्यार करती हूँ ये अफर्मेशन बोलते हुए एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। HT7, LU7, SP6। अगर डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, अगर भूख ठीक से नहीं लगती या पाचन ठीक से नहीं होता, तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी प्रयोग लाभदायक रहेगा। हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली के बेस में UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, वह भी हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है। UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे। शाकाहारी भोजन लें, सात्विक भोजन लें, दिन में 2 बार ध्यान में बैठें, चाहे आप शुरुआत 15 मिनट से ही करें। एक अच्छे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आप बहुत आसानी से ध्यान में बैठ जाएंगे। ध्यान से जुड़ा हुआ हमारा एक वीडियो है, स्पिरिचुअल रियलिटी जर्नी विदिन, PMC हिंदी चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। उस स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो को देखिए, ध्यान को समझिए। ध्यान अपने मन को शांत और शून्य करने की कला है। जब हम अपने प्राकृतिक सांसों को महसूस करते हैं, अंदर आती और बाहर जाती सांसों को फील करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा अभ्यास चाहिए, संगीत के साथ, इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूजिक के साथ।
यहाँ पर हम चक्रा थेरेपी में भी कर सकते हैं। जब सेल्फ लव बढ़ाना हो तो अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। इसके लिए राग दुर्गा, राग भैरव अच्छे राग हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो आपको सूदिंग लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ आप खुद में डूबना इंजॉय करते हैं, ऐसे म्यूजिक के साथ आप ध्यान में बैठिए। पीएमसी हिंदी पर गाइडेड मेडिटेशन के भी बहुत सारे आपको ट्रैक मिलेंगे, उनके साथ भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। महीने 2 महीने गाइडेड मेडिटेशन के साथ करते हुए धीरे धीरे आप खुद के बलबूते पर भी ध्यान में बैठना सीखें, क्योंकि जब अगर हमें समझ में आया है ध्यान कैसे होता है तो हम ध्यान में उतर जाएंगे, सांसों को महसूस करेंगे और मन को शांत और शून्य करेंगे। जब शून्य हो जाते हैं तब ध्यान है। उससे पहले जब हम शुरुआत में थोड़ा हमारा मंकी माइंड चलता रहता है, विचारों के साथ हम उलझे रहते हैं, तो वो ध्यान की प्रिपरेशन के रूप में आप समझिए कि अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी ध्यान पूरी तरह से लगा नहीं है। लेकिन वो भी समय जरूर देना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ही हम शून्य में आते हैं। अपने बोलने पर संयम रखें। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम वो बाद में हमें याद आती रहती हैं, ध्यान को हमें प्रभावित करता है। जितना जरूरी हो उतना बोले। जहाँ पर आपको लगता है ऐसा कि आपके बिना बोले भी काम चल जाएगा, वहाँ पर मत बोलिए। अपने वर्ड को वैल्यूबल बनाइए। जहाँ पर उपस्थित सभी लोग आपको सुनने को तैयार बैठे हैं, वहाँ पर बोलिए। थोड़ा अपनी वाणी पर संयम लाएंगे, धैर्य के साथ अभ्यास करेंगे तो ध्यान भी लगता है, बहुत आसानी से लगता है। जब तक नहीं लगा तब तक आपको लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो कुछ दिनों में ध्यान लगने लग जाएगा। और फिर एक बार आपको मजा आने लग जाए, फिर आप खुद उसमें बैठना चाहेंगे। ध्यान का प्रयोग करेंगे, हार्मोन बैलेंस होंगे, पीसीओडी ठीक होगा, गारंटेड ठीक होगा। बहुत सारे मेरे पेशेंट, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ठीक किया है अपने पीसीओडी को। समझिए और इसका अभ्यास कीजिए, लाभ होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिससे कि पीसीओडी जो प्रॉब्लम है, तो इसमें डाइट का कितना महत्व रहता है? डाइट के बारे में आपसे जानना चाहूँ। डाइट का बहुत महत्व है। अगर हम जब भूख लगती है तो हम जल्दी से बस अपने भूख को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो है ना, हम कुछ भी भोजन कर लेंगे। जब भोजन हम करते हैं, अगर उस समय हमारे भीतर ये अवेयरनेस है कि इससे हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो हम हेल्दी फूड लेंगे, हाइजेनिक फूड लेंगे। हम फाइबर रिच, जो भी हम शाकाहारी भोजन लेते हैं, शाकाहारी भोजन में खासकर अगर वो प्रोसेस नहीं किया गया हो, अगर हम फास्ट फूड ले रहे हैं जिसको जंक फूड भी कहते हैं, प्रोसेस जब होता है तो उसमें फाइबर की मात्रा लगभग नहीं के बराबर होती है, बहुत कम हो जाती है। तो फाइबर की मात्रा की मीनिंग को समझना है। अगर फाइबर कम है तो हमारे शरीर को, भले वो हमें लगता है कि हमारा पेट भर रहा है, लेकिन वो हमारे शरीर को पोषण ज़्यादा नहीं देता है, हमारे माइक्रोबायोम को हेल्प नहीं करता है और वो तकलीफ बनती है। तो घर का भोजन खाएं, खुद से बना हुआ भोजन खाएं, फल और सब्जियां सबसे अधिक खाएं। अगर समय नहीं मिलता, कोई लोग ऐसे बोले कि समय नहीं मिलता, तो आप फल ले लीजिए, सलाद खाइए, स्प्राउट्स लीजिए, जूस पिए। जूस तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा संयम करने की बात है। अगर हम जाते हैं इजी वे में कि इजी से हमने ऐप्स खोला और ऑर्डर कर लिया, तो उस समय के लिए तो आपको तृप्ति हो गई, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है उसको भी ध्यान में रखिए। सिर्फ वेट बढ़ना यही एक बात नहीं होती, वो हमारे शरीर में कितना अच्छे से एब्जॉर्व होता है, उस भोजन को डाइजेस्ट होने में, एसिमिलेट होने में कितना टाइम लगता है। फल सब्जियों से भरा हुआ परिपूर्ण शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, घर में बना हुआ भोजन, वो हमें ज़्यादा शरीर को लगता है, उस पर अधिक ध्यान देंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के तमाम सवालों के जवाब दे दिए। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी सवाल अपना भेजते हैं तो उसका फॉर्मेट पूरा रखें और इसके साथ ही उसमें डिटेल्स पूरी दें, जिससे कि डॉक्टर साहब आपको आपकी समस्याओं के समाधान बता सके। काफ़ी सारे सवाल जो होते हैं हम इसी वजह से भी नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी नहीं होती है, जिसका जवाब देना, जिसमें आपकी समस्या का जवाब देना, जिसकी वजह से संभव नहीं हो पाता है। मैं एक बार फिर आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, आपके जो सवाल भेजने का फॉर्मेट जो रहेगा।
आपको बता देती हूँ कि स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमारा फ्लैश हो रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल जब भी आप भेजें, सबसे पहले आपका नाम मेंशन करें, फिर आपकी उम्र मेंशन करें, उसके बाद आप कहाँ रहते हैं वो सिटी का नाम मेंशन करें, उसके बाद आपकी जो बीमारी है उसे मेंशन करें, कब से वो बीमारी है आपको वो भी उसमें लिखें, और यदि एक से ज़्यादा बीमारी आपको है तो उसको इस ऑर्डर में लिखें कि जो सबसे पुरानी बीमारी आपको हो रखी है उसको सबसे पहले लिखें, और उसके बाद कोई जो बीमारी हुई है उसको लिखें, फिर उसके बाद ये क्रम, इस क्रम में आप हमको सवाल भेजें, जिसके द्वारा हम आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। तो डॉक्टर साहब, आज के लिए सवालों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आज का जो कंक्लूज़न है वो आप क्या देना चाहेंगे? एक टिप आप वो भी दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है और इसके साथ ही मसल्स पेन की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, संक्षिप्त में इसमें आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, जो एक क्विक मैसेज हो? हेल्थ को जितना मुश्किल माना गया है समाज में, जी उतना हेल्थ को मैनेज करना है, हेल्दी जीवन जीना उतना मुश्किल है नहीं। समझ की कमी से, सही जानकारी के अभाव से हम परेशान होते हैं। जी अगर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, अगर हम अपने मन को शांत रखें, अगर हम अपनी नाड़ियों को थोड़ा एक्टिव रखें, हम थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो ना करें, प्रकृति के साथ हार्मनी में जिएं, इन सभी का ध्यान रखें, तो बहुत आसानी से हम अपने आप को रिजनेबली हेल्दी रख सकते हैं। समझिए, चिंतन कीजिए, जो आपने सुना है उसको फॉलो कीजिए, आप हेल्दी हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारी जानकारी के लिए। और डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि कुछ कॉमन टॉपिक्स पर हमने बात की, लेकिन जैसे कि अभी हार्मोनल इम्बैलेंस का जो टॉपिक था उस पे हमने जब बात की, आपने बताया कि हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं उनकी। तो काफ़ी लोगों को जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होती है। आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है वो किन कारणों से होती है? हालांकि उसमें स्ट्रेस और डाइट वाइट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक तरह से बात कर रहे हैं तो कौन सी ऊर्जा की कमी से या कौन से प्राण की कमी से ये प्रॉब्लम होती है, ये आपसे जानना चाहूँगी। पहले मैं प्राण ऊर्जा की बात करता हूँ। जी जो हेयर्स हैं उनको आयुर्वेद में कहा जाता है अस्थि मल। जी ये कहने का मतलब है कि वो अस्थियों से जुड़ी है। अस्थि की जो ऊर्जा है यानी बोन्स की ऊर्जा, हेयर्स में भी वैसी ही ऊर्जा है। और जो अस्थियों की ऊर्जा है वो हमारी किडनी की ऊर्जा से जुड़ी होती है। किडनी, कैल्शियम का मैकेनिज्म हम जानते हैं, किडनी और कैल्शियम बोन। तो अगर हम अपनी किडनी को मजबूत रखते हैं, किडनी की नाड़ियों पर, और किडनी से जुड़े हुए होते हैं यूबी मेरिडियन, यूबी की नाड़ी पर अगर हम काम करते हैं तो हमारे बोन्स हेल्दी रहेंगे, हमारे हेयर्स हेल्दी रहेंगे। तो बालों को अच्छा करने के लिए हम किडनी की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकली तो नेल को रब करना सुजोक एक्यूप्रेशर पॉइंट का आता है। छोटा सा सिंपल सा मेथड लगता है, लेकिन इससे भी बहुत बार फ़ायदा होता है। हमारी हर एक अंगुली सुजोक में एक हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें जो उस टिप हिस्सा है वो हमारा सिर है, और जो नेल का हिस्सा है वो हमारा पीछे का हिस्सा है। तो जब हम नेल रब कर रहे हैं तो ये एक तरह से हमारा ये स्काल्प मसाज, हेयर मसाज है। हेयर मसाज के फ़ायदे सभी जानते हैं। हफ्ते में 2 बार हेयर मसाज करना चाहिए, हेड मसाज करना चाहिए, यह बात भी सभी जानते हैं। तो अगर हम इजी वे में कर लें तो ये समझिए मिनी वर्जन ऑफ हेड मसाज हो गया जब आप नेल को रब करते हैं। तो ये सुजोक का मेथड है। हम अपने पैर में UB54, UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं, तो उससे भी ऊर्जा अच्छी होती है। और किडनी को अच्छा रखने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं, किडनी बीन राजमा उसका सेवन कर सकते हैं। किडनी बीन राजमा का सेवन किया जाए तो हमारी किडनी मजबूत होगी। तो जब हम इन सभी का ध्यान रखें तो हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे। प्राण ऊर्जा के अलावा जब हम अपने साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी कनेक्शन पर देखें, तो बाल जो हैं वो हमारी खूबसूरती के लिए होते हैं, और हम अपने आप को खूबसूरत तब महसूस करते हैं जब हम अपने आप से प्यार करते हैं। तो खुद से प्यार रखना है, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है,
जब हम खुद से प्यार करेंगे तो हम अपने आप को अच्छा करेंगे। खुद से प्यार करने के लिए लुई हे सबसे अच्छे हैं। मिरर के सामने अपने आप को अप्रिसिएट किया करें। जब भी कोई अप्रिसिएशन देता है तो अप्रिसिएशन को स्वीकार किया करें। हम बहुत बार होता है जब कोई अप्रिसिएट करता है तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे जब कोई अप्रिसिएट करे तो अप्रिसिएशन लीजिए, आप भी अप्रिसिएशन दीजिए। थोड़ी देर बाद में जहाँ से अप्रिसिएशन मिला वहाँ पे अप्रिसिएशन दे, अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करें। यह भी सेल्फ लव का एक सूचक है। सेल्फ लव एक बड़ा टॉपिक है जिसके लिए मैं लुई हे को पढ़ने बोलता हूँ। लुई हे को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मिरर वर्क आप कर सकते हैं आईने के सामने। आईने पर अपना सबसे फेवरेट पॉजिटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, वो लिख कर रखें। जैसे आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। कोई भी अफर्मेशन आप लिख सकते हैं जो आपको सबसे अधिक पसंद है, जो आपसे सबसे अधिक रेजोनेट करता है। तो जब अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने रूप से, अपने बालों से, अपने स्किन से, अपने चेहरे से सबसे प्यार करते हैं। और जब आप प्यार करते हैं तभी आप उसको अच्छा रखते हैं और वो अच्छे रहते हैं। अगर हम नेगलेक्ट करते हैं, बस किसी भी तरह ज़िंदगी जी लेते हैं, तो फिर वो अपना नेचुरल बेस्ट फॉर्म में नहीं रहते। अपना केयर हमेशा करना चाहिए। जब बाहर जाना है तभी अपना केयर करते हैं, वो एक बात ठीक नहीं है। आप घर पे भी रहते हैं तो भी अपना केयर किया करें। ये सेल्फ लव है। सेल्फ लव को समझने के लिए लुई हे को पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। इंग्लिश में, हिंदी में खुद से प्रेम करो। बहुत सारी एक्सरसाइज इसमें आती हैं, बहुत सारे आप अफर्मेशन को लिख सकते हैं। अपने कमरे को खूबसूरत बना के रखें। जब गेस्ट आते हैं तभी खूबसूरत नहीं करना चाहिए, अकेले भी रहते हैं तो भी खूबसूरत उसको रखना चाहिए। सेल्फ लव है ये। सेल्फ लव जब अच्छा रखेंगे तो आपके हेयर्स और स्किन्स अच्छे रहेंगे। तो बालों को अच्छा रखने के लिए ये सेल्फ लव का पॉइंट माइंड के लेवल पे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया अफर्मेशंस के बारे में, तो अफर्मेशंस जो होती हैं, जैसे आपने बताया कि कोई हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हम बोलते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं है। तो इस तरह से मतलब कोई शाय होता है तो वो इस तरह से करते हैं। तो अब जैसे कोई शाय है तो जो सामने वाला कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है वो तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अफर्मेशंस को किस तरह से करें? हाँ, तो ये बात है कि करना तो है वो जी। तो लुई हे ने बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर जब हम लुई हे की टीचिंग को पढ़ेंगे तो सबसे बेसिक अफर्मेशन से शुरुआत होता है कि आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बदलने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं सीखना शुरू कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं हर दिन सीख रही हूँ, मैं खुद से प्यार करना सीख रही हूँ, मैं अप्रिशिएशन को स्वीकार करना सीख रही हूँ। जब एक एक स्टेप को धीरे से हम अपने जीवन में में लें, बड़ी चीज़ों को लाने के लिए तुरंत मत लें। मैं बदलने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं बदल रही हूँ, मैं सकारात्मक बन रही हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव बोलती हूँ। अफर्मेशन को धीरे से अपने जीवन में लाना है। और हम जो भी बोलते हैं, हमारा हर एक सेंटेंस अफर्मेशन हो सकता है अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। और अफर्मेशन आप अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए अफर्मेशन नहीं होता। बहुत बार बोलते हैं, बहुत सारी माताएं पूछती हैं क्या मैं अपने बच्चे के लिए अफर्मेशन कर सकती हूँ? आप बच्चे को सिखाइए, उसको पढ़ने को बोलिए, बुक पढ़िए उसके साथ बैठकर, 1 पेज रोज, 2 पेज रोज। छोटा बच्चा चाहे कोई टीनेज हो तो वो सीख ले तो वो कर सकता है। आप उसके बिहाफ पे नहीं कर सकते, आप दूसरे के बिहाफ पे भोजन नहीं कर सकते। हर एक पर्सन को, चाहे वो बच्चा है, उसे खुद ही करना है। अफर्मेशन बहुत आसान है और बहुत लाभदायक है। प्रयोग करके देखिए, बहुत आपको हेल्प होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे साथ साझा की। और सबसे मेन जो आपने बात बताई कि जो अफर्मेशंस हैं हमें स्वयं खुद के लिए करने हैं, क्योंकि भोजन भी हमें स्वयं को ही करना होता है। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं खुद के बेटरमेंट के लिए, जब भी हम कुछ चाहते हैं तो वो हमें स्वयं करना होगा, उसकी शुरुआत हमें स्वयं करनी होगी। तब हम जो हमारा डिज़ायर चेंज है, तब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। राइट।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जो आप हमारे साथ जुड़े। तो आज का ये जो Q&A सेशन है डॉक्टर साहब यहीं पर ख़त्म होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला और आप यहाँ आए PMC चैनल पर। आपने आकर के हमारे व्यूअर्स के सभी सवालों के जो पूर्ण सवाल थे उनके जवाब दिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आशा करती हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो परेशान ना होइए। अगले एपिसोड में जो शुक्रवार को Q&A सेशन होगा वहाँ पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आपको अपने सवाल पूरे लिखकर भेजने हैं। सवाल में आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। मेडिटेशन कितना करते हैं, यदि करते हैं तो वो भी आपको मेंशन करना है। और इसके साथ ही साथ एक बार मैं फिर आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना है, उसके बाद आपकी उम्र, और उसके बाद जहां आप रहते हैं उस सिटी का नाम आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको जो बीमारी है उसको डिटेल में मेंशन कीजिए, और यदि एक से ज़्यादा आपको बीमारियां हैं तो वो आप सीक्वेंस वाइज मेंशन कीजिए। जो बीमारी आपकी सबसे पुरानी है उसको सबसे पहले मेंशन करें, और उसके बाद जो बीमारी लगी है उसको मेंशन करें। तो इस सीक्वेंस में आप अपना सवाल भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि PMC हिंदी चैनल पर हम हमेशा से ही आध्यात्मिक तरह से सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए आपको सलाह देते हैं। इसलिए आपको दवाइयों के नाम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ आप अपनी बीमारियों को मेंशन करें और उनका क्रम सही से मेंशन करें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। आपसे होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। नमस्कार।